हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक और मेहमान से मिलाने लाए हैं। आप हैं डॉक्टर सुधीर कुमार। डॉक्टर सुधीर कुमार जी होम्योपैथ और मेडिटेशन के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सुधीर कुमार जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जो चिकित्सा होती है, जो इलाज होता है, वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है और भी कई अन्य प्रक्रियाएं हैं। इसमें विशेषकर जो आप एक्सपर्ट हैं वो होम्योपैथ के हैं। ये होम्योपैथ क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, क्योंकि लोग जानते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते। मैं एक होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हूँ जी। और खास बात यह है कि मैं होम्योपैथ में ओरल दवाई के साथ साथ बाल के द्वारा भी ड्रग एनर्जी ट्रांसमिशन करता हूँ। जी। उसमें होता यह है कि अगर पेशेंट का बाल मेरे क्लिनिक में है और पेशेंट दुनिया के किसी और कोने में है, तो मैं अपने क्लिनिक से उसके बाल के द्वारा दवाई करता हूं और वो ठीक हो जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी डिस्टेंस में हो। अब बात आ गई कि होम्योपैथ क्या है। जी। होम्योपैथ एक ऐसा मेडिकल साइंस है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल साइंस एंड मेडिकल साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी। है ना। और ये जो है ये लॉ ऑफ सिमिलिया पे आधारित है। ये जो आपने अभी बताया कि प्रक्रिया, एक बाल अगर आपके वहाँ पेशेंट का होता है तो उसको उसके बिहाफ पे आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये किस तरह से करते हैं? बाल का कोई यूज करते हैं या उसका कोई डीएनए आपके पास होता है? इसको भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, बाल में क्या है कि बाल में आपका डीएनए मौजूद है। जी। यदि हम आपके बाल को डिटैच करते हैं तो बाल तो डिटैच हो जाता है। जी। लेकिन जो उसका डीएनए है उसमें मौजूद होता है। जी। है ना। तो अगर उसमें मौजूद है तो जो डिसहार्मनी आपके बॉडी में होता है वही डिसहार्मनी आपके बाल में भी होता है। होम्योपैथ के हिसाब से जो रोग है वो है डिसअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स बिटवीन माइंड एंड द बॉडी। मतलब जो चेतना है, चेतना को डिस्टर्ब हो जाना, माइंड और बॉडी के बीच में जो उसकी एक तारतम्यता है, जी, जब वो नष्ट हो जाती है तब डिजीज क्रिएट होता है। जी। और जब हम फिर लॉ ऑफ सिमिलिया के आधार पे जब हम मेडिसिन को सिलेक्ट करके जब पेशेंट को देते हैं, जी, तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। वो ठीक होने का मतलब है कि उसकी जो वाइटल फोर्स है वो ठीक हो जाता है। उसको हम कह सकते हैं कि रीस्टोरेशन ऑफ वाइटल फोर्स बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ये क्योर है। तो होम्योपैथ जो है, होम्योपैथ असल में क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स बिटवीन माइंड एंड बॉडी, दैट इज कॉल्ड जी होम्योपैथ। लेकिन जो अभी प्रश्न था बाल से, पेशेंट आपके पास किसी अन्य राज्य से आएगा नहीं, बाल उसका आपके पास मौजूद है, वो प्रक्रिया, वो ट्रीटमेंट, वो होम्योपैथ क्या प्रक्रिया है, वो भी विस्तार से बताएं। होम्योपैथ में जो दवाइयां की जाती है दरअसल वो लक्षणों के आधार पे की जाती है। जी। तो व्यक्ति का जो भी डिस्टरबेंस होता है वो कहीं ना कहीं लक्षण के द्वारा हमें प्रकट होता है। जी। हम जब उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और जनरल लेवल पे एवं डिजीज लेवल पे, जब ये सारे लक्षण लेकर के जी हम उन लक्षणों को उस दवाई से मिलाते हैं जो दवाई में भी सेम लक्षण मौजूद है, वही दवाई जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं या ओरली देते हैं तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। जी जी जी। तो दूर वाला भी व्यक्ति को हम यही करते हैं कि जो दूर में है व्यक्ति, उसका भी हम बाल के द्वारा करते हैं। बाल में एक फायदा ये होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई पेशेंट आया और पेशेंट आ करके और मान लीजिए 1 महीने की दवाई लेके गया है। जी। तो 1 महीने की दवाई लेके गया तो 1 महीना दवाई खाएगा और उसके बाद आपके पास आके बताएगा कि अब आप ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ट्रांसमिशन में फायदा ये हो जाता है कि यदि पेशेंट ठीक नहीं है तो मैं अपने क्लिनिक से दवाई को ट्रांसमिट करता हूँ और उसको बताया कि नहीं है, मेरे को फायदा नहीं है, मेरे को समझ में आ गया कि नहीं फायदा नहीं है, तो मैं दवाई को चेंज कर दिया, तो उसका समय भी बचा, है ना, और व्यक्ति कम समय में वो जल्दी निरोग हो जाता है। तो उस व्यक्ति को, वो अपनी दवा को आप किस तरह से भेजते हैं उस पेशेंट तक? दवाई का जो यूज करना होता है वो बाल के द्वारा ही होता है। अच्छा अच्छा। तो बाल जो है ये जो है ये क्वांटम थ्योरी जो है उस पे मतलब की आधारित है। ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब, जिस तरह से आजकल डिजिटल मोबाइल चल रहे हैं, वायरलेस से चल रहे हैं, बाई एयर तरंगों के द्वारा चल रहे हैं, इसी तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं बाल का और उसका असर उस व्यक्ति, उस पेशेंट पर होता है जिसका बाल होता है। जी, करेक्ट। तो ये प्रक्रिया तो बहुत ही अच्छी है, बड़ी विचित्र है। इससे तो आप देश के किसी भी कोने के मरीज को
जो एक बार आपके पास आ चुका है या अपने बाल दे जा चुका है या आपने ले लिए हैं, उनका ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से हो जाता वो है। देश हो विदेश हो। और आजकल मैंने ये भी सुना है कि जो बाहर में जो हमारे यहाँ से जो दूसरे देश में जो लोग गए हुए हैं, जी जी, वहां पे जो उनका इंश्योरेंस है वो बहुत महंगा होता है। जी। तो बहुत सारे भारतीय हैं जो बेचारे इंश्योरेंस नहीं करा पाते हैं, लेकिन जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका 2-4 महीने का कमाया हुआ एक ही बार में निकल जाता है। जी, खास करके ऐसे पेशेंट के लिए अगर उनका बाल अगर यहाँ हो तो मैं यहाँ से दवाई उनको ट्रांसमिट करूँ और वो दूसरे कंट्री में भी ठीक हो सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। ऐसा हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं, उनको लाभान्वित हैं वो। वाह वाह। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पद्धति है, जो ये चिकित्सा की जो शैली है, ये आप तक सीमित है या और भी इस तरह के डॉक्टर्स हैं? और भी लोग कर रहे हैं। जी जी। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें जानकारी मिली है कि ये वायरलेस सिस्टम से या तरंगों के द्वारा भी ये ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही कामयाब ये शैली है जिससे ट्रीटमेंट इलाज हो रहा है और लोग ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हेमोपैथिक द्वारा क्या जन्मजात बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, होम्योपैथ में जन्मजात बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। जी। दरअसल होता क्या है कि हमारे घर में मान लीजिए कि किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है जी, तो उस बच्चे के बारे में हम देख के ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें कैसा बच्चा दे दिया घर में जी, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उसका कारण क्या रहा। दरअसल बच्चा कुछ और नहीं है, माँ बाप का अंश होता है। बिल्कुल। और हमारा जो इमोशंस है उसका बहुत बड़ा खेल होता है। मैंने आपको बताया कि वाइटल फोर्स माइंड एंड बॉडी के बीच में डिस्टर्ब हुआ, तो डिस्टर्ब किसके कारण होता है? वो मन के कारण होता है। मन में जो हमारी इच्छाएं होती है यानी चित्त की जो प्रवृत्ति होती है जी, जब वो सिचुएशन अलग ढंग का होता है तो हमारी मन की प्रवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है जी, है ना। और कंटिन्यू हम उसको सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को जब सप्रेस करते हैं तो हमारे भीतर जो है हार्मोनस डिस्टर्बेंस होना शुरू होता है जी। तो वो डिस्टर्बेंस माँ के गर्भ में भी होता है और जब वो होता है तो हमारे जो सेल्स हैं उसमें डिस्टर्बेंस आता है जी। और जब डिस्टर्बेंस आता है तो जो परिणाम रूप में जो बालक आता है वो पीड़ित होता है, जन्मजात, है ना जी। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें ये देखना होता है कि उसके तीनों सेमेस्टर जो फर्स्ट 3, सेकंड 3 एंड थर्ड 3, इन तीनों सेमेस्टर्स में कहाँ पे उस घर का क्या माहौल था, उस घर महिला का खास करके उस पे उसका जो मनोभाव था वो कैसा था जी, कहाँ पे उसका मनोभाव आहत हुआ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, उसी आधार पे हम दवाई करते हैं और वहां से वो दवाई जब हम उसको देते हैं, बाल के द्वारा भी उस बच्चे की हम चिकित्सा करते हैं तो वो ठीक होता है। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा जो जन्म से सुन नहीं रहा था वो सुनने लगा है, बोल नहीं लगा था बोलने लगा है, चलने में दिक्कत थी वो चलने लगा है। ऐसे ही कई वो उसके मन में रोग था, मानसिक रोग था, जैसे हाइपर एक्टिव है या इस तरह का बहुत सारे ऑटिज्म के पेशेंट हैं, ऐसे बच्चों को लाभ होता है होम्योपैथ में। जी 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 जी। डॉक्टर साहब हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ पुस्तकों में या कुछ विशेषज्ञों ने ये भी बताया कि जो पति पत्नी होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, जिस समय वो गर्भ करते हैं या सेक्स करते हैं उस दौरान जैसे उनकी मनों की स्थिति होती है स्त्री और पुरुष की या शारीरिक स्थिति होती है, वो तनाव में होते हैं या चिड़चिड़ापन होता है या खुश होते हैं या प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से जो शिशु आता है जीवन में, देखिए सृष्टि में आता है कि उसी प्रवृत्ति का बनता है। इस विषय में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए ऐसा है, मैं बैठा हूँ अभी, अगर मान लीजिए मेरा पिक्चर खींचा जाए और जिस समय ठीक पिक्चर खींचा जा रहा है अगर आंख बंद आ जाए मेरी तो आंख बंद आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग जिस समय भी वो एक दूसरे से मिलते हैं जी, तो उनका जो संपर्क रहा तो जो स्त्री का अथवा पुरुष का क्या मनोभाव रहा है जी, वैसा ही वो बच्चा आता है। आप इसको ऐसा समझिए कि जैसा बीज होता है और जैसा वहां का जो भूमि है वो भूमि की कैसी उपजाऊ है, कितना फर्टिलाइज है, कितना उसको मदद करता है, उस तरह से उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। लेकिन मन जो आता है वो उसी मनोभाव से, जिस तरह का मनोभाव उसमें पल रहा है पहले से, जो जीन्स उसका है वही जीन्स यहाँ आता है और वही बच्चा और कोई नहीं है, बच्चा माँ बाप का अंश है जो माता पिता का जीन्स है। बिल्कुल, है ना। तो एक ओवम और एक स्पर्म जो है जब फर्टिलाइज करता है तो वो एक सेल्स बनता है। अभी जो व्यक्ति है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो गए, है ना, सिंगल सेल से इतने सारे सेल्स बन गए।
तो जो मनोभाव रहा, फिर उसके बाद जो हमारा सेल्स का जो डिवीजन होता है, फिर उस तरह से वो डिवाइडेड होता जाता है। तो गुण तो जो उसके गुण सूत्र में होते हैं वही रहता है, बिल्कुल, है ना, यही आधार है जीन्स का। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। अब एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि एक स्वस्थ बच्चा, एक इंटेलिजेंट बच्चा और एक तमाम खूबियों से भरा बच्चा, अगर उसको अभिभावक चाहें कि ऐसा बच्चा उत्पन्न हो, ये सृष्टि में आए, उनका बच्चे अभिभावकों का अंश आए, उसके लिए अभिभावकों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बच्चा स्वस्थ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहे? ऐसी क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? एक तो जब भी दोनों आपस में मिलें जी, पेरेंट्स, हाँ जी, तो वो हेल्दी होना चाहिए। वाह, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से कोई तनाव नहीं होना चाहिए। वाह, वो ऐसा समझें कि जैसे वो सोचे कि मैं किसी देवता के पास जा रही हूँ और वो सोचे कि मैं किसी देवी के पास जा रहा हूँ। मतलब एकदम पवित्र मन से एक दूसरे के साथ वो एक प्रेम है ना। और जब ऐसा बच्चा आता है तो जिस समय वो आया है घर में, है ना, जब माँ के गर्भ में आ गया है, तो अब जो है ना उस स्त्री का पूरा सेवा होना चाहिए, उसका लव, केयर और सपोर्ट उसको प्रॉपर परिवार से, समाज से और पति के द्वारा जी। ये जनरली ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि उतना मैच्योर हमारा समाज है नहीं जी, पति नहीं है, फिर फैमिली का लोग भी नहीं है, वो स्त्री भी नहीं है, और इस तरह के हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। तो हमें ये शिक्षा जरूर देना चाहिए। और खास करके जो महिलाएं गर्भवती होना चाह रही हैं या जो आपस में अभी शादी हुई है, तो वो लोग तभी ऐसा बच्चे, क्योंकि एक अच्छा देवी देवता आपके पास, संभावित देवी देवता आने वाले हैं जी, जो राष्ट्र के लिए और देश के लिए, दुनिया हित में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जी। तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल बनने वाले हैं। वाह। तो आपको चाहिए कि आप इसी तरह के, जैसा आप बुलाएंगे वैसा आएगा जी, जी, है ना जी। ये आपके हाथ में है। परमात्मा सर्वत्र हैं, परमात्मा कहीं डिवाइड नहीं हो रहे हैं जी, जी, है ना जी, जी। और परमात्मा का अंश ही वो बालक आपके यहाँ आ रहा है। तो घर में खूब अच्छा माहौल बना के रखिए, खूब पवित्र वातावरण बना के रखिए, पवित्र बालक ही आएगा, पवित्र बालक आएगा, सुखी बालक आएगा, स्वस्थ बालक आएगा, और उससे देश, समाज और पूरा विश्व का कल्याण भी होगा। वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी है, समसामयिक को समृद्ध करने वाली जानकारी आपने दी है। बहुत साधुवाद है आपका। हम आगे और प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज से करीब 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले की जो बीमारियां हुआ करती थी, वो सर्दी, जुकाम, बुखार हुआ करता था। वर्तमान में बीमारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, क्या कारण है इसका? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, पहले हम लोग कैसे थे, भारत का जीवन जो था कला में था, वाह, है ना। आज कला के जगह विज्ञान आया और घर में कलह इन कर गया, है ना, कलह कर गया, वाह वाह, कलह पैदा कर दिया, है ना। और उसका कारण क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ देश में प्रक्रिया था कि हमारे यहाँ देश जो था ये किसानों का देश था। 80% आबादी हमारे किसानों की थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ लेने देने की प्रक्रिया होती थी। आपके यहाँ चावल हुआ है, उसके यहाँ दाल हुआ है, आप चावल जाके दीजिए और दाल लेके आ जाइए। तो हम एक तो क्या काम करते थे कि भोजन बहुत अच्छा करते थे लोग। आज तो एक चपाती खाते हैं, 2 चपाती खाते हैं, फिर भी कहते हैं फ्लैबी बॉडी हो रहा है। भोजन का हमने भोजन को ही चेंज कर दिया है। पहले लोग क्या था कि जितना भी खाते थे उससे ज्यादा चलते थे जी, आज चलने की प्रक्रिया बंद हो गई। क्यों? विज्ञान आ गया जी, है ना। हमारे पास मोटरसाइकिल हो गया, हम किक मारे, अगर यहाँ से थोड़ा दूर भी जाना है हम जा करके फटाफट ले आते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि इसमें हमारा कितना बड़ा हम नुकसान किए हैं। वाह वाह। तो चलने की प्रक्रिया से जब हम चलते थे तो ये चलने की प्रक्रिया हो गई। ठीक इसी प्रकार से घर में आप देखिएगा कि फ्रिज आ गया, है ना, घर में एसी आ गया, है ना। उसकी कोई जरूरत हमारे कंट्री में कम से कम नहीं है जी। हमारे कंट्री में थोड़े समय के लिए अति सर्दी या अति गर्मी होती है ना, और बाकी के समय में हम उस पवन का यूज कर सकते हैं जो हमारे यहाँ फ्रेश हवा चलती है जी, है ना जी। तो जब हम एसी का यूज किए तो इस तरह से हम अपने बाहर के हवा को भी लेना बंद कर दिया, और बाहर बड़े बड़े खिड़की में बड़े बड़े हमने अपने फिक्स ग्लासेस लगवा लिया कि खूबसूरत लग रहा है जी। और प्रकृति के हम खूबसूरती से बच गए, यानी विज्ञान को एंट्री हुआ और प्रकृति को हमने बाहर कर दिया, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात हम ये देखिए, घर में फ्रिज है, घर में फ्रिज जब नहीं था तो चीजें खराब हो जाएगा, इसलिए हम ताजा बनाते थे, ताजा खाते थे। आज क्या है कि हम घर में फ्रिज है तो हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अगर हम विज्ञान का ठीक ठीक सदुपयोग करें और कला का भी ठीक ठीक सदुपयोग करें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम अपने आर्ट को भूल गए हैं,
आज हम अपने जो हमारी जो अपनी जो प्रक्रिया थी, हमारा जो डेली लाइफ था, हम उसको कहीं ना कहीं हम अपने मिसमैनेज किए हैं जी, है ना। और मिसमैनेज करके हमने वो काम कर लिया है जो हमारे लिए हम दुर्भाग्यपूर्ण है जी, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक चीज और हमें जानना चाहिए जी, कि आज बच्चों को मैं खास करके कहूंगा कि बच्चों को आज चाहिए कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आप पूछिएगा क्यों? जीवन पंच तत्व है, बिल्कुल, और पंच तत्व में सबसे ज्यादा आकाश का वैल्यू है ना, क्योंकि सबसे सूक्ष्म वही है। बिल्कुल, हम आकाश से आज बच रहे हैं, है ना, क्योंकि हम बाहर नहीं निकलते हैं। पवन भी हमें अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि हम तब निकलते हैं जब पॉल्यूटेड एयर हो जाता है, जी, है ना। बिल्कुल, और उन सब का कारण क्या है? विज्ञान, जो हमारा मोबाइल है। आज मोबाइल में लोग इतना लिप्त हो चुके हैं कि फालतू की चीजें, जो चीजें हम देख सकते हैं उसको ना देख करके हम दूसरा उल्टा पुल्टा वो चीज देखते हैं, और देर रात से सोना और देर से उठना। तो इससे हम प्रकृति से धीरे धीरे हम प्रकृति से हटे हैं जी। ना। तो हमें फ्रेश एयर मिल रहा है, ना हमें फ्रेश वाटर मिल रहा है, ना हमें फ्रेश आकाश तत्व भी मिल रहा है। जी, जी, जी। ये सब जो फ्रेश हमें वायु नहीं मिल रही है, हमें विटामिन डी नहीं मिल रहा है, एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है? इसके पीछे हम और आप हैं, या समाज है, या सरकार है? इसके पीछे सरकार क्या करेगी? हमारा सबसे जो दुर्भाग्य इस देश का हुआ वो यही हुआ कि हमारे संस्कृति पे लोगों ने अटैक किया। जी, जिसने भी आया हमारे संस्कृति को चेंज करने का कोशिश किया, और हम भी उस संस्कृति में बच गए, बह गए, है ना। हमारी आदत थी कि हम तंदुरुस्ती रहने के लिए मेहनत करते थे, और मेहनत करके कमाई करते थे, है ना। बिल्कुल, जितना होता था हम अपने शरीर से मेहनत करके और कमाई करते थे। आज मशीनीकरण हो गया है, और हम भी उस मशीनीकरण में बह गए हैं। लेकिन जरा विचार कीजिए, बेरोजगारी का कारण भी तो यही है। हम अगर एआई को ज्यादा हम अपने यहाँ दे देंगे जरूरत से ज्यादा, तो हम क्या होगा? हमारे यहाँ बेरोजगारी भी तो आएगी। हमें एआई को भी रखना चाहिए, विज्ञान को भी रखना चाहिए, और हमें अपने कला की तरफ भी रखना चाहिए, तो उससे रोजगार भी बढ़ जाएगी। वाह वाह वाह, है ना। और हमारे यहाँ स्वच्छता भी बढ़ेगी, जिससे जो गवर्नमेंट का 80,000 लाख करोड़ रुपया का बजट होता है, इस बजट में हम सभी भागीदार हो सकते हैं अपने राष्ट्र के लिए, अगर हम स्वस्थ रहें, जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ के रखें, और अपना आहार विहार और जो अपना जो तौर तरीका है, अगर हम उसको थोड़ा सा बदल लें। वाह वाह, ये कहें कि हमें पीछे आना चाहिए। जी, पीछे जो जीवन शैली थी हमारे दादाजी की, परदादा की, उसी जीवन शैली में आना चाहिए। हम दादा परदादा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक और डॉक्टर साहब प्रश्न आ रहा है कि आज से कई हजार साल पहले मनुष्य की जो उम्र हुआ करती थी 900 वर्ष हुआ करती थी, और हमारे दादा परदादाओं की उम्र 125 साल तक पहुंची, और वर्तमान में वो उम्र भी कम हो गई है। मनुष्य की शारीरिक क्षमता, शारीरिक हाइट और जीने की उम्र बहुत कम हो गई है। इसके पीछे क्या तर्क है, क्या परेशानी है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ संस्कृति है जी, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है जी। हम जितना भौतिकवाद होते जाएंगे उतना हम अपने आयु को कम कर लेंगे, और जितना हम अध्यात्म की ओर चलेंगे वो हम उतना ही हम अपनी आयु को बढ़ा लेंगे। अध्यात्म का मतलब है कि हम अपने जो वाइटल लेवल है, अगर हम उस वाइटल लेवल को जाने, है ना, जहां से मन प्रकट हो रहा है और जहां मन लय हो रहा है, उस वाइटल फोर्स को अगर हम जान लें, है ना, जाना जा सकता है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया होम्योपैथ के हिसाब से कि 3 चीजें हमने बताया, फिजिकल बॉडी, माइंड एंड वाइटल फोर्स, है ना। तो मन जो है वाइटल फोर्स से ही उसकी उत्पत्ति होती है, और जब हम नींद में सोते हैं तो फिर से वाइटल फोर्स में ही वो पुनः विश्राम के लिए चला जाता है। क्या बात तब कोई विचार नहीं होता है। वाह, है ना। और लोग सोचते हैं कि हम परमात्मा की प्राप्ति बहुत बड़ी चीज है, असल में उस वाइटल फोर्स को प्राप्त करना ही परमात्मा की प्राप्ति। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक भी एक चिकित्सा है, इन दोनों को अगर देखें, इसकी तुलना में होम्योपैथी कितनी विशेष है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ, जी, जो एलोपैथ है वो मॉडर्न साइंस है, होम्योपैथ है वो भी आप मॉडर्न साइंस, और दोनों चीज उसमें मिला हुआ है, मॉडर्न साइंस भी है और उसमें आयुर्वेद भी है, ये दोनों का मिक्स रूप है। अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते हैं।
आप आयुर्वेद को देखिए, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद में आयुर्वेद, आयुर मीन्स होता है जीवन और वेद मीन्स होता है ज्ञान। ये आया कहां से है? तो हमारे वेदों से आया है। वेदों से आया है इसका मतलब ज्ञान, और लाया कौन है? महापुरुषों ने लाया है। ठीक है, तो देखना यह है कि जो आयुर्वेद को लेके आए वो कौन थे? भगवान धन्वंतरी। अब भगवान धन्वंतरी जो हैं वो क्या है भाई? हमारे यहाँ जो भगवान का जो फोटो, अगर आप भगवान धन्वंतरी का आप देखेंगे तो धन्वंतरी को देखते हैं कि 4 हाथ हैं उनके जी। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में उनके अमृत है, एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में उनका जड़ी बूटी है। अब मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति संसार में आपको दिखा है जो 4 हाथ वाला है? निश्चित रूप से आप कहेंगे नहीं। तो भगवान धन्वंतरी क्यों हो गए? कौन सा धन पा करके आदमी तर जाता है? इन शब्दों को आप देखिए, भगवान धन वन तरी, यानी वैसा धन बनो जिससे तुम तर जाओगे। तो कौन सा ऐसा धन है कि जिसको पाके तर जाओगे? तो वो भगवान ही है। भगवान का मतलब क्या होता है? भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर, ये 5 तत्व हो गया। और इन्हीं 5 तत्वों से 5 अंतःकरण बने हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञान। जब ये चारों अंतःकरण पवित्र होते हैं तो उस अपने तत्व का बोध होता है। तो धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी का मतलब ही हुआ कि ये जो 4 अंतःकरण हैं, ये 4 जो भुजाएं थी वो 4 अंतःकरण था। जो मन था, बुद्धि था, चित्त था, अहंकार था। जो शंख है ये मन का इंडिकेशन है। शब्दों के द्वारा मन को शांत किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ तुलसीदास जी के बारे में तुलसीदास ने कहा है, कलयुग में नाम आधारा, और बहुत से महापुरुषों ने नाम का बहुत आधार बताया है। तो मन को शांत करने के लिए नाम बहुत सुंदर है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे हाथ में जो अमृत है, अमृत का मतलब होता है कि हम अपने बुद्धि को पवित्र करें और उस शाश्वत सत्ता को जाने जो नित्य है। वही अमृत है जो हमारी आत्मा है। और जिस हाथ में चक्र है, इसका मतलब है कि ये जो तमाम चीजें हैं जो चलायमान हैं, उनसे मन को हटा करके हमें उस चित्त में वहां पे स्थिर करना है जो नित्य है, वह आत्मा है। और नीचे जो जहां पे जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी का मतलब है कि हम अपने आप को ऐसे भोजन आहार का सेवन करें जिससे कि हम अहंकार रहित हों और उस परमात्मा का अनुभव करें। यानी अहंकार रहित होकर के अपने मन, बुद्धि और चित्त सबको पवित्र करने के बाद जो सत्ता प्राप्त होती है वही आत्मा है, वही जीवन दाता है ना। तो आयुर्वेद का मतलब हुआ, आयुर मीन्स जीवन और वेद मीन्स ज्ञान, यानी आत्मा का ज्ञान को ही। इसलिए स्वस्थ का मतलब होता है, स्व मीन्स आत्मा, अस्त मीन्स उसमें स्थित होना। स्वस्थ का मतलब ही होता है आत्मस्थित व्यक्ति। और ये चीज होम्योपैथ में भी आ गया। होम्योपैथ में हैनीमैन साहब ने कहा कि वाइटल फोर्स जो है यही जीवन का आधार है। और मन उसको जब डिस्टर्ब होता है, हमारी जो मन वृत्तियां हैं, जब मनों की वृत्तियां जब डिस्टर्ब होती है तो हमारे शरीर में रोग आ जाता है। तो जो डिजीज है, डिजीज कुछ और नहीं, वो पैथोलॉजी है माइंड का। जो माइंड डिस्टर्ब हुआ है, जो हमारे इमोशन सप्रेस हुए हैं, उसका वो परिणाम है। वो जीन्स का परिवर्तन दिखा रहा है, सेल्स का परिवर्तन दिखा रहा है, ऑर्गन्स का परिवर्तन दिखा रहा है, सिस्टम का परिवर्तन दिखा रहा है ना। तो अब होम्योपैथ की बात आती है, तो होम्योपैथ जो है, होम्योपैथ क्या है? तो होम्योपैथ भी यही 5 तत्व है। वाह। अब ये 5 तत्व कैसे है ये मैं बताता हूं। शरीर 5 तत्व का यानी 5 तत्वों से बना हुआ है। यह अन्नमय कोश है ना। तो हम लोग पूरे शरीर के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई शरीर में बताइए। और दूसरा प्राणमय शरीर, तीसरा शरीर है मनोमय शरीर, चौथा शरीर है विज्ञानमय शरीर, और 5वां शरीर है जो आनंदमय कोश है ना। यहां तक पहुंच है होम्योपैथ की, और यहीं तक पहुंच थी आयुर्वेद की भी। लेकिन वो आयुर्वेद समाप्त हो गया है
क्योंकि आजकल वो काम नहीं हो रहा है। पहले जो हमारे यहाँ जो थे वैद्य, वो घुटनी से घोटते थे और वो जड़ी बूटियों को पोटेंटाइज करते थे। सेम पोटेंटाइजेशन आज होम्योपैथ में है। अच्छा, मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न साइंस में भी जो वहां पे भी बात आती है, तो वहां पे आज मॉडर्न साइंस से जीन्स को खोजा है, होम्योपैथ ने नहीं खोजा है। ये मॉडर्न साइंस में अब जाकर के जीन्स के बारे में पता चला है। लेकिन हमारे जो हैनीमैन साहब ने जो कह गए और जो उन्होंने, जो हमारे पूर्वजों ने कह गए, उसके आधार पे ये हुआ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, धर्म का कितना बड़ा इससे है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब का जन्म कब हुआ है, और उन्होंने उस समय कहा है 5, 25, 3 है चोरवा। 5 मीन्स 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 25 मतलब 25 का मतलब हुआ 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 5 इसके जो कर्म हैं, और 5 कर्म इंद्रियों के कर्म, और 5 ज्ञान इंद्रियों के कर्म, और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और वाणी, है ना। इन सब के सब जो चोर हुआ, उसका कारण हुआ 3 चोरवा है। वो 3 चोर मेन है मन का 3 रूप, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसी के आधार पे होम्योपैथ भी है। हम लोग भी सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस के ऊपर ही काम करते हैं, है ना। तो असली जो चोर है वो मन है। मन ही उस परमात्मा से बाहर आया है, और मन ही मैं बना है, और मन ही ये सारा तमाम जगत बन करके हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत ही डीपली से जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छी। हाँ, तो ये जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस भी यही बताता है कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी सिर्फ नहीं है, बहुत सारे इसमें सिस्टम है, और फिर इस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में बहुत सारे टिश्यूज हैं, टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स हैं, और सेल्स में जो उसके सेल्स के न्यूक्लियस हैं, उसमें हमारे जीन्स हैं। तो जीन्स ही उस सब का कैरी फॉरवर्ड करता है। जो हमने अभी हमारी चर्चा में भी बात हुई कि बच्चा के बारे में बात हो रही थी, वो जीन्स ही है जो हम कैरी फॉरवर्ड होता है। बिल्कुल। और जीन्स ही है जो सब कुछ का निर्धारण कर रहा है, हमारी आंख, हमारा कान, नाक, मुंह, जो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर, हमारा गुण, हमारा स्वभाव, ये सब। लेकिन एक खास बात मनुष्य के साथ ये है कि मनुष्य होश में आ सकता है। होश में आने का मतलब वो पुनः वापसी कर सकता है कि जहां से उसकी उत्पत्ति हो रही है उसको वो जाने। जो गहरी नींद की अवस्था में जो उसने प्राप्त किया, आराम का मतलब है कि जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो आप बहुत आराम पाते हैं। इस आराम को आप जागृत अवस्था में जब पा लेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि आप वास्तव में कौन है। वाह वाह। तो असल में हम लोग यहाँ पे भूले हैं। आयुर्वेद यही खींच के लाना चाह रहा था, लेकिन हम भूले हैं। और भूलने का कारण एकमात्र है कि धन की तरफ आज हमारा ज्यादा रुचि हो गया है। हम धन की तरफ ज्यादा चले गए हैं। और हम कैसे हो गए हैं? हम आज स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी का अर्थ है स्व मीन्स आत्मा, अर्थ में अर्थी मीन्स उसकी अर्थी। तो जो आत्मा की अर्थी है वो शरीर है। हमारा लगाव ही शरीर से लग गया है। और महापुरुषों ने इसके लिए बहुत मना किया है कि तुम लगाव इससे मत लगाओ, शरीर से, संसार से, ये सब माया है। तुम अपने उस स्वरूप को जानो जो तुम स्वयं हो, है ना। और फिर तुम्हें यह पता चलेगा कि जो तुम हो वही चराचर जगत में भी है। क्या बात तो पवित्रता ही पवित्रता आएगी, फिर आप स्वस्थ ही स्वस्थ हो जाएंगे। क्या बात है। चारों ओर एक ही चीज होगा, चारों ओर आत्मा ही आत्मा, परमात्मा ही परमात्मा का बोध होता है। वाह वाह वाह, है ना। तो इतनी खूबसूरत चीज है हमारी होम्योपैथ, इतनी खूबसूरत चीज है हमारी आयुर्वेद, और इतनी अच्छी चीज है हमारी एलोपैथ भी। डॉक्टर साहब, हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समानता का सिद्धांत क्या है और इसका उपचार में महत्व क्या है? बहुत सुंदर सवाल किया आपने जी। हम समानता को जीवन में भी समझ सकते हैं जी। मान लीजिए कि मैं आपके पास आया हूं जी, और अभी कुछ ऐसा वातावरण बने जिससे हमारे लिए प्रतिकूल बन जाए, तो मैं अनकंफर्ट हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा? हो जाऊंगा ना जी। सेम चीज है, जैसे ही आप अनकंफर्ट होते हैं तो आपका स्वभाव प्रभावित होता है ना। तो जब स्वभाव प्रभावित होता है, ये स्वभाव कौन है? ये जीन्स है। कहां इफेक्ट कर गया? बहुत गहरा इफेक्ट किया है, सेल्स के भीतर डिस्टरबेंस पैदा हो गया, है ना। तो समानता का आधार जो है, हम लोग जो समानता का आधार है, ये होम्योपैथ का सबसे बड़ा बेस है। लाइक्स क्योर लाइक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज है उसी के आधार पे, उन्हीं लक्षणों के आधार पे हम दवाई का सिलेक्शन करते हैं जी, है ना।
अब जैसे मान लीजिए कि हमारा और आपका कोई अभी एक मीटिंग होती है और हम दोनों ज्वाइंट कोई काम करना शुरू करते हैं जी। तो उसमें हमारा और आपके बीच में एक कोई भी चीज होता है, आप कुछ अपने प्रपोजल रखते हैं, कुछ अपना प्रपोजल रखते हैं, लेकिन मजा तब आ जाता है जब दोनों का प्रपोजल है जो एकदम समान स्थिति में आ जाए, है ना। तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, कोई विवाद नहीं होती है। ये विवाद होना ही वास्तव में बीमारी है। वाह। वहीं से डिफेंस शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से होम्योपैथ में हम लोग क्या करते हैं कि उसके मेंटल लेवल, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स और डिजीज सिम्टम्स, ये सबको लेकर के जब हम दवाई देते हैं तो उसके जीन्स का करेक्शन होता है। नतीजा उसका सेल्स, उसके टिश्यूज, उसके ऑर्गन्स, उसके सिस्टम, और वो मनुष्य पूर्ण रूप से ठीक होता है। क्योंकि होम्योपैथ की सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग रोग में रोगी का इलाज करते हैं। रोगी उसका स्वभाव है, इसलिए हम लोग व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी की बात आती है, हम लोग टोटलिटी और इंडिविजुअल पे ही जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बीमारियों के बारे में बताया, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी से पुरानी बीमारियां जैसे माइग्रेन, अस्थमा या गठिया जैसी स्थायी रूप से ये बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं? निश्चित रूप से। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी बीमारियों का जड़ है वो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी का। अगर हम अपने जीन्स को ही ठीक कर दें तो हमारा सेल्स भी ठीक हो जाएगा। क्या बात। और जब सेल्स ठीक होगा तो हमारे टिश्यूज ठीक हो जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स ठीक हो जाएंगे। जी, क्या बात है। जैसा कि अभी हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि डिप्रेशन, चिंता, नींद का ना आना, क्या इनमें भी होम्योपैथी का इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल। इन सब में भी डिप्रेशन वगैरह क्या है, ये मनोरोग है जी। और मन का रोग जो है, इसका ठीक होने का मतलब है कि हम अपने जीन्स को अगर ठीक कर लें तो मन का भी ठीक हो जाएगा जी। तो वहां पे भी हमें लॉ ऑफ सिमिलिया को ही कवर करना होता है जी। कि जो लक्षण उस पेशेंट में हो रहा है, जो उसका लाइक्स है, डिसलाइक्स है, जहां अनकंफर्ट हुआ है, ये तमाम चीजें जो उसके कारण हैं, जो उसके इमोशन सप्रेशन का कारण है, बहुत सारी जो चीजें हैं, उन सबको बहुत तरीके से देख करके और फिर जब हम उसकी एक दवाई को निकालते हैं और जब वो दवाई को हम उस व्यक्ति पे अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो अपना है वो सब के सब ठीक हो गया। जो माइंड उसके वाइटल फोर्स में डिस्टर्बेंस पैदा कर रखा था, वही वाइटल फोर्स अब रिस्टोर हो गया, है ना, माइंड और बॉडी के बीच में, और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। क्या डॉक्टर साहब यहाँ ऐसा भी ज्यादातर सुनने मिला है डॉक्टर की जुबान से, किताबों में, पुस्तकों में, कि व्यक्ति का शरीर देखने में एक जैसा होता है लेकिन उसके जीन्स या हार्मोन्स कुछ अलग अलग होते हैं? क्या एक ही दवाई प्रत्येक व्यक्ति को, एक 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक ही बीमारी के सिम्टम दिख रहे हैं, तो वो एक ही दवा प्रयोग करते हैं या बॉडी के आधार पर उससे बदलाव भी करते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। होम्योपैथ में ये चीज नहीं होती है कि अगर जैसे फीवर है तो आप दूसरे पैथी में आप देखते हैं कि एक ही दवाई को यूज किया जाता है। होम्योपैथ में ऐसा नहीं होता है। उसका कारण है जी, आपकी आंख और मेरी आंख दोनों में बहुत अंतर है जी। आपके नाक, आपका स्वभाव, आपके हेयर, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर, तो आपका फिजिकल लेवल भी अलग है, हमारा मेंटल लेवल भी अलग है ना। तो जो मेंटल लेवल भिन्न हो रहा है, तो इस इंडिविजुअल के आधार पे जब हम दवाई देंगे तो इंडिविजुअलिटी के आधार पे ही दवाइयां चेंज हो जाएगी। वाह। जो उसका इंडिविजुअल है उसी के आधार पे दवाई जाती है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। जैसा कि आपसे जो प्रश्न किया उसी से जुड़ा हुआ, पिछले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि होम्योपैथिक दवा का चयन की प्रक्रिया कैसे करते हैं आप? क्या ये हर मरीज के लिए अलग अलग होती है? प्रत्येक व्यक्ति का जो अब अगर आप देखेंगे फिजिकल जो मेकअप है वो डिफरेंट है। उसके आंख, कान, नाक, मुंह सब अलग अलग है जी जी जी। बोलने की प्रक्रिया, काम करने की प्रक्रिया, उसका मेंटल लेवल, वो सब अलग है। ऐसे ही उसका जो जनरल है वो अलग है। किसी को सर्दी अधिक अच्छी लग रही है, कोई गर्मी में कंफर्ट है जी जी जी, कोई किसी को रेन में अनकंफर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से वो सभी व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअलिटी है जी जी जी, है ना जी। इस इंडिविजुअलिटी के आधार पे ही हमारी होम्योपैथ काम करती है। जो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से मिलता हुआ जो भी रेमेडी है, उसी रेमेडी को हम यूज करते हैं। और होम्योपैथ में 3 किंगडम का इस्तेमाल किया जाता है जी। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और मिनरल किंगडम।
इसलिए हम लोग टोटल पीरियोडिक टेबल को ही बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। वाह वाह वाह, ये जो पेशेंट होता है उससे बातचीत के आधार पर समझते हैं। जी हाँ, हम लोग बात के आधार पे भी करते हैं और उसको देखते भी हैं। कई बार पेशेंट आता है तो आया और मेरे को बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दिया था, मेरे को तो बिल्कुल आराम नहीं मिला। तो मैंने उससे पूछा कि आप कैसे कर सकते हैं कि आराम नहीं? तो डॉक्टर साहब देखिए, मेरा जो स्किन पे है ना वो अभी भी है, ये जो मेरा दर्द है वो अभी भी है। तो मैं उससे पूछा कि आप एक चीज बताइए, आप कैसा फील कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब पहले तो ज्यादा मैं ऊर्जावान फील कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपका मन कैसा है? हाँ पहले से ठीक है। नींद कैसी आ रही है? नींद भी बहुत अच्छा आ रही है। पेट कैसा है? साफ हो रहा है। तो अच्छा आपका ये है। तो मैं फिर उसको समझाता हूँ कि देखिए आप ना पंच तत्व है, आकाश जो है वो आपको ईथर है, ये आपको ऊर्जा दे रही है। पवन से मन बना है और मन आपका शांत है, इसका मतलब मन लेवल पे भी आपका अच्छा असर हुआ है जी। जो अग्नि है ना, आपको ज्यादा गर्मी, आप ज्यादा बर्दाश्त करने लगे हैं, गर्मी को भी ज्यादा, सर्दी को भी आप बर्दाश्त करने हैं, इसका मतलब कि आपका अग्नि तत्व भी ठीक हो रहा है। थ्रस्ट पहले थोड़ी थोड़ी देर में आप ज्यादा पानी पी रहे थे या पानी बिल्कुल नहीं पी रहे थे, अब आप पानी पीने लगे, इसका मतलब आपका इस लेवल पे। अब बात रह गई कि आपकी पृथ्वी तत्व पे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। आपका जो सूक्ष्म लेवल था वो तो ठीक हो गया, तो जो स्थूल लेवल है वो भी ठीक हो जाएगा। इंपॉर्टेंस हमारी सूक्ष्म लेवल को होना चाहिए, हम इंपॉर्टेंस गलती से हम स्थूल लेवल को देते हैं, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते हैं कि रोग वास्तव में ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। वो एक अच्छा ऑब्जर्वर, एक अच्छा अनुभवी डॉक्टर ही उस चीज को समझते हैं। और जब हम लोग बाल से जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट भी यही गलती करता है कि वो अपना बाल देके चला जाता है, कहता है एक महीने के बाद, डॉक्टर साहब आपको मैंने बाल दिया था, आपने ठीक नहीं किया मेरे को। हम बताइए, मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं कि उसके बारे में क्या हो रहा है, ना ही वहां कैमरा लगा हुआ है कि मैं उस व्यक्ति के पूर्ण रूप से निरीक्षण करूं। ये तो उनको चाहिए था कि उनको टाइम टू टाइम मेरे को बताना चाहिए था कि डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है ना, हमारी ऊर्जा लेवल कैसा है, ये तमाम बातें उनको करना चाहिए था। कई बार तो मैं फोन करता हूँ सबको और फिर लोगों को मैं पूछता हूँ, लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, लेकिन मेरे को ये लगता है कि बाल देके गया है, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा, जैसे एक हम अपने घर में एक बिजली मिस्त्री को भी बुलाते हैं, वो जब लाइट ठीक करता है तब हम उसको पैसा देते हैं। पेशेंट तो सीधे आकर के बेचारा पैसा दे देता है, मेरे पे विश्वास करता है और वो फिर चला जाता है। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उसको ठीक करूं, इसलिए मैं बार बार पेशेंट को फोन करके तंग करता हूं, जबकि पेशेंट को मेरे को तंग करना चाहिए। मैं पेशेंट को ही तंग करता हूं कि भाई, ये सामाजिकता है डॉक्टर साहब आपकी। तो ये मैं पेशेंट को ही तंग करता हूं कि भाई अब आप कैसे हैं? तो अरे नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा वो कैसे हुआ है, नींद कैसी आ रही है, पेट कैसा साफ हो रहा है, तो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये खुजली ठीक नहीं हुआ है। मैं क्या, वो भी ठीक हो जाएगा लास्ट में। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ते हैं कि एक समाज के अंदर एक भ्रांति है कि होम्योपैथिक का इलाज बहुत देरी से ठीक होता है। एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी तक लोग यही जानते हैं कि होम्योपैथ से साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी, होम्योपैथ से साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन वो तब होता है जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम को जाना जाता है। जी, है ना। बहुत अनुभवी डॉक्टर ही समझ सकता है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है। वो एज से नहीं होता है, आपकी वो मेंटल मैच्योरिटी से होता है कि आप उसको कितना अच्छा से समझ रहे हैं। तो आप उसके लिए आपको पंच तत्व को समझना ही पड़ेगा। आकाश तत्व क्या है, वायु तत्व क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, ये तमाम चीजें, यानी आपको अध्यात्म को भी समझना होगा और आपको विज्ञान को भी समझना पड़ेगा। इस शरीर का फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ना ठीक है, लेकिन जब होम्योपैथ में एक खास बात यह है कि हमारे यहाँ फिलॉसफी आई है और फिलॉसफी के कारण ही लोग होम्योपैथ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा की चर्चा तो होती है, आत्मा को दिखाया नहीं जा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें गौण होती है उसके लिए नहीं होता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप मन से भी ठीक हैं, तन से भी ठीक हैं और आप अच्छा से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पेट साफ हो रहा है, आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो भी अच्छा काम कर रहा है, आप शीत गर्मी इन सबको अच्छा से सहन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हैं।
साइड इफेक्ट तब होता है जब असमान लक्षण को हम लेके चलते हैं। अगर हमने वहां भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कवर नहीं किया तो निश्चित रूप से उसका भी साइड इफेक्ट आएगा। वाह। और यही साइड इफेक्ट दूसरे पैथी में भी है कि वहां पे एक ऑर्गन का सिर्फ इलाज होता है, एक लोकलाइज इलाज होता है, जबकि संपूर्ण चिकित्सा यह है कि होम्योपैथ में उस व्यक्ति का इलाज होता है। अन्य पैथियों में व्यक्ति में रोग को देखा जाता है, लेकिन होम्योपैथ में रोग में रोगी को ढूंढा जाता है कि वो इज ही एक्चुअली। क्या बात है, क्या बात है। उसका मेंटल लेवल क्या है, उसका फिजिकल लेवल क्या है, उसका जनरल लेवल क्या है और उसकी डिजीज के लेवल क्या है। जब ये तमाम बातें का डिस्कशन एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में ठीक होता है, मैं कहता हूं 100% ठीक होगा, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि हम कोई व्यक्ति होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करा रहा है, इलाज ले रहा है, क्या उसके साथ एलोपैथिक का भी इलाज लिया जा सकता है? आप एक समय में 2 वाहन का यूज करते हैं क्या? जी। एक व्यक्ति एक समय में एक ही वाहन का यूज करता है ना। एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाने के लिए हम जिस वाहन पे हैं उसी वाहन से चलते हैं, या पैर को कहीं और रखें और दूसरे पैर को कहीं और रखें तो पहुंच जाएंगे क्या? हमारा एक पैथी ही सफिशिएंट है उसको ठीक करने में, तो हम 2 पैथी का इस्तेमाल क्यों करें? मैं इसमें बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। होम्योपैथ में सिर्फ होम्योपैथ की दवा ही को ही यूज करके उस व्यक्ति को जब हम ठीक कर सकते हैं तो किसी अन्य पैथी को इंटरफेयर करने की क्या आवश्यकता है? वाह, बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी होम्योपैथी है ये बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाभदायक होती है। हर लोगों के लिए लाभदायी है, बशर्ते कि वो अपनी सारी बातें, अपनी इंडिविजुअलिटी को बताएं और डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। खास के गर्भवती महिलाओं को या कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि उसके रोग हुआ है और रोगी को, खासकर मैं तो जरूर कहूंगा क्योंकि मैं बाल से चिकित्सा करता हूं, तो उस केस में मैं आपको 24 घंटा आपको आराम दे सकता हूं। खास करके मैं जिस क्लिनिक आवर में जिस समय हूं उस समय तो मैं आराम देता ही देता हूं। अगर आपको आराम नहीं मिला और मैंने आपको कुछ बोला है कि आप मेरे को 2 दिन में फोन कीजिए, तो आपको 2 दिन में फोन करना चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा कि होम्योपैथ में डिवीजन हुआ है, इसमें एक्यूट और क्रोनिक केस में रखा गया है। उसका क्या कारण है? जी, जनरली हमारा जो बीमारियां होती है, एक्यूट कौन सा है? जो हमारे मौसम का प्रभाव होता है, यानी पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए बीमार हुआ, उसको फीवर आ गया, तो हम लोग उससे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप डल हैं या एक्टिव हैं। इसका मतलब कि हमने उसके आकाश तत्व को जान लिया कि उसका आकाश तत्व का लेवल क्या है। जब हम उससे ये पूछते हैं कि अब आप ये बताइए कि अब आपका मन कैसा है, आपका मन क्या कर रहा है, मन रेस्टलेस है या मन कैसा है, तो मन की स्थिति को हमने जान लिया। क्या बात है। तो यानी उसके माइंड को हमने जान लिया। अब हम बात आती है कि हम उससे ये पूछते हैं कि आपको गर्मी लग रही है कि सर्दी। इसका मतलब कि हमने उसके अग्नि तत्व को जान लिया कि उसके अग्नि तत्व का क्या लेवल है। फिर हम उससे ये पूछते हैं अब आप ये बताइए कि आपको फीवर है, आपको प्यास कैसी लग रही है। तो कोई बोलता है कि मेरे को मुंह सूखा हुआ है लेकिन पानी की प्यास नहीं है। कोई ये कहता है कि मुंह तो गीला है परंतु बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही है। कोई ये कहता है कि पानी पीने की तो इच्छा होती है लेकिन हम एक घूंट लेते हैं और पानी लगता है कि बस काफी हो गया, फिर थोड़ी देर में फिर प्यास लगती है। कोई ये कहता है मुंह बहुत सूखता है और हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, है ना। तो इन सब पे हम उसके पानी के लेवल को भी जान लेते हैं। फिर 5वां चीज आ जाता है कि उसका शरीर में अब क्या हो रहा है, दर्द है, क्या है, कैसे अनकंफर्ट हो रहा है, वो हम जान लेते हैं। तो जब इन पंच तत्वों को हम ले करके, ये एक्यूट केसेस में इन्हीं पंच तत्वों में अंतर होता है, ये एक्यूट हो गया। अब क्रोनिक में क्या होता है? तो क्रोनिक में ये शरीर तो पृथ्वी है और आकाश है। तो होता क्या है कि वास्तव में जो चेंज होता है ना, वो 3 ही जगह चेंज होता है। जिस प्रकार से आयुर्वेद में भी 3 ही चर्चा की गई है, वहां पे जो चर्चा आई है वहां पे हुआ है कि पीठ, कफ और बात, आयुर्वेद की बात आती है, जो अब लगभग आयुर्वेद को उस तरह से नहीं देखा जाता है। उसका कारण है कहीं ना कहीं हम सभी जो है वो धन की तरफ जा रहे हैं और हम पेटेंट रेमेडी को ज्यादा यूज कर रहे हैं। घोटने वाला कला हमारा मिट गया। हम पौधों को खोज के या किसी मिनरल्स को खोज के और उनको हम उस तरह से करने की प्रक्रिया को हम भूल गए हैं।
है ना, बस एक पेटेंट रेमेडी को उठा के दे देते हैं। होम्योपैथ की बात में जब मैं करूंगा तो होम्योपैथ में भी यही होता है, जो 3 मन का 3 रूप है। क्रोनिक केस में क्या होता है कि क्रोनिक केस में जो क्रोनिक एस्टैब्लिश किया, जैसा कैंसर है, आप माइग्रेन है, या और भी जो आप बता रहे थे, कई बीमारियां आप बता रहे थे, गठिया है, है ना, दमा है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं मैंने ऐसे पेशेंट को देखा कि उस पेशेंट को कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ना आज से 4 साल पहले मेरे को जबरदस्त ये जो था एक्जिमा था शरीर में, और मैंने फलाना ऑइंटमेंट लगाया, एकदम जादू हो गया, ठीक ही हो गया बिल्कुल। मैं कहा कि अच्छा ठीक हो गया। तो मैं पूछा कि आपका अस्थमा कब से हुआ है? तो डॉक्टर साहब 4 साल के बाद ही वो ठीक हुआ है, मेरे को हो गया अस्थमा। तो मैं कहा कि एक चीज बताइए, अगर आपको जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका घटा नहीं बल्कि और बढ़ गया, यहाँ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज हुआ है, होना चाहिए था प्रोग्रेशन ऑफ हेल्थ, तो हो गया है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। यानी आप और अंदर लेयर को आपने टच किया, आपका स्किन डिजीज जो बाहर एपिडर्मिस लेयर पे है वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब भीतर के जो है ऑर्गन्स उसको जाकर डिस्टर्ब कर रहा है, आपका लंग सब डिस्टर्ब हो रहा है। तो स्किन पे जब तक था तब मरते नहीं, परेशान तो थे, लेकिन अब आप मरने के भी कागार पे आ गए। तो यहाँ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज हुआ है, इस बात को साधारण पेशेंट नहीं समझते हैं। साधारण पेशेंट तो बस ये समझता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, बस पेन किलर खा लूं, मेरे को खुजली हो रही है, मैं कोई ऑइंटमेंट यूज कर लूं। आप ये स्किन जो है ना, ये स्किन पे हमारा जो है, इस पे भी मन है, तो हमें ये देखना है कि स्किन जो बाहर का है, तो इस चोर को हम अंदर नहीं जाने दें, इस चोर को हम यहीं से बाहर कर देना चाहिए। वाह वाह वाह। है ना, तो हमें भीतर की दवाई खा करके उसको ठीक करना चाहिए, नहीं कि बाहर के ऑइंटमेंट को लगा के उसको ठीक करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को आप दे रहे हैं। एक प्रश्न और भी एक यकायक आ रहा है जहन में कि जो पेशेंट होता है, सामान्य पेशेंट, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होता है, और उसको कोई परेशानी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को उन बीमारियों का, उस परेशानी का एहसास होता है, चाहे वो मन से हो, चाहे तन से हो, चाहे वो खाज खुजली का हो या मानसिक रूप से हो। तो क्या एक व्यक्ति स्वयं भी अपनी बीमारी का, अपनी अस्वस्थता का डॉक्टर बन सकता है? उसे कैसे प्रतीत हो और वो कैसे उसका लाभ ले? हमारे यहाँ प्रकृति चिकित्सा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था जी, और ये प्रकृति चिकित्सा जो है, ये पंचतत्व चिकित्सा ही है। मान लीजिए कि हमारा पेट से कोई शिकायत है, तो हम थोड़ा फास्ट कर लिए, थोड़ा जल ले लिया, थोड़ा फल ले लिया, और थोड़ा टहल लिए, थोड़ा पवन तत्व ले लिया। इंपॉर्टेंस हमेशा है आकाश तत्व का, पवन तत्व का, और उससे भी ऊपर आत्मा का। लेकिन हम आत्मा तो नित्य है और वो बराबर एक जैसा है, परमात्मा नित्य और एक बराबर जैसा है। हमारा जो चेंज हो रहा है, यही पंच प्रकृति चेंज हो रहा है। तो हम इन पंच प्रकृति को कैसे ठीक रखें, तो उसके लिए हम जितना प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, वाह, उतना अच्छा हम होंगे। तो मैं तो आपको कहूंगा कि जितने महापुरुषों ने हमें बताया कि अमृत बेला में उठना चाहिए, तो अमृत बेला में जरूर उठना चाहिए, और कुछ करें या ना करें, कम से कम जा करके फ्रेश हो करके आप जा करके मॉर्निंग वॉक करें, उससे बहुत फायदा होगा आपको, बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। हमारा अंतिम प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर होम्योपैथिक इलाज शुरू करवाना चाहता है, तो उसको उस इलाज के लिए पहल कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले उस व्यक्ति को आज के समय में, इस परिवेश में एक अच्छा अनुभवी डॉक्टर को तलाशना चाहिए जी, और उस डॉक्टर के साथ जाकर के अपनी सारी बात को बताना चाहिए। और वो डॉक्टर नहीं है, वो वास्तव में आपका परिवार का एक सदस्य हो जाता है। आपके बहुत सारे ऐसे राज भी उसके पास होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर आपके किसी चीज को किसी और को बताने के लिए वो नहीं पूछते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि जो रोग आपके भीतर इन किया है, उसको कैसे इनकाउंटर करे। तो उसके लिए उस रोग में रोगी को डॉक्टर ढूंढते हैं कि वो रोगी कौन था, कैसे वो व्यक्ति जो स्वस्थ था, वो स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ कैसे हो गया, उसका क्या कारण था जी। कारण बहुत बड़ा चीज है ना। हमारा जो सेंसेशन है, जो हमारा मेंटल सेंसेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो इमोशंस है, उसको जरूर जाके शेयर करना चाहिए कि वो पहले कैसा था, अब कैसा है। पहले सर्दी लगती थी,
या गर्मी लगती थी, पहले आप क्या टॉलरेट करते थे, आपका बचपन का क्या स्थिति थी, बचपन का क्या डिजायर था, अब आपका कौन सा चेंज हुआ है, क्योंकि कई डिजायर्स जो है ना लाइफ का डिफेंस हो जाता है जी, जो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने अडॉप्ट किए हुए रहता है, एक्चुअल छूट जाती है, तो हम लोग फिर से वो एक्चुअल आ जाता है। तो हमें ये जरूरी है कि एक अनुभवी डॉक्टर चुने, और दूसरी बात ये जरूरी है कि उनके पास जाकर के आपको सब बात बताना है। वाह वाह वाह, कोई बात को गुप्त नहीं रखना है। डॉक्टर साहब आपने ट्रू मीडिया के दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दी और तमाम होम्योपैथिक से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने अपना बेशकीमती समय दिया और ये श्रृंखला हम चाहते हैं कि चलती रहे निरंतर। हमारे जो दर्शक हैं, जो देश दुनिया के दर्शक हैं, वो आपसे लाभ लेते रहें और स्वस्थ लाभ पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।